हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम देखेंगे ब्लाइंडनेस जो दृष्टिबाधिता है उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन। आप अपनी तैयारी जांचें टीयर सेकंड के लिए केवीएस स्पेशल एजुकेशन के लिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट कर पाते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो DSSS में स्पेशल एजुकेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं इम्पोर्टेंट, तो आप अपनी तैयारी जा सकते हैं इस क्लास से। तो चलिए क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग नेत्रहीन व्यक्ति को गणित पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो कैलकुलेटर से आप किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति को, ब्लाइंड व्यक्ति को जो है गणित नहीं सिखा सकते। स्केल से भी वो जो है मापनी उसके नहीं देख सकता, एम्पलीफायर से भी नहीं। आप लोगों ने यदि जिसने VI से किया है DLED तो उन्होंने अबेकस देखा होगा, वो जानते होंगे अबेकस क्या होता है। एक चौकोर संरचना होती है इस प्रकार से कुछ, उसमें ऊपर की साइड होता है एक एक मोती और नीचे की साइड चार चार मोती होते हैं। ऊपर वाले मोती की वैल्यू 1 होती है, ऊपर वाले मोती की अकेले की 5 होती है वैल्यू, नीचे वाले की प्रत्येक की 1 वैल्यू होती है। इस प्रकार से कुछ होता है अबेकस, जिसके माध्यम से जो नेत्रहीन बालक है गणित को इजी वे में सीख सकते हैं और फास्ट एकदम करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अबेकस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंधेपन वाले व्यक्तियों के लिए तहबेंत का आविष्कार किया गया था। तहबेंत मीन्स होता है फोल्डिंग केन। फोल्डिंग केन क्या होती है, दृष्टिबाधित बालकों को यदि उनको मोबिलिटी सिखानी है, चलित शून्यता, अनुस्थिति, जो चलने की उनकी प्रक्रिया होती है वो सिखानी है, तो उसके लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है, फोल्डिंग केन की, जो एक छड़ी होती है फोल्ड होने वाली अलग अलग टुकड़ों में, उसकी आवश्यकता होती है। तो उसके आविष्कार की यदि हम बात करें तो वो हुआ था 1931 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1921 में सफ़ेद केन का आविष्कार किया था। व्हाइट केन के आविष्कार की यदि हम बात करें तो वो किया था जेम्स बिक्स ने। याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत में नेत्रहीनों के लिए पहला स्कूल जो है दोस्तों खोला गया था। यदि हम बात करें तो अमृतसर में खोला गया था। किसने खोला था, श्रीमती एनी शार्प द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दृष्टिहीनों के लिए पहला स्कूल अमृतसर में खोला गया था। सन की यदि हम बात करें तो वो खोला गया था 1887 ईस्वी में जो है दृष्टिहीनों के लिए पहला विद्यालय अमृतसर में खोला गया था श्रीमती एनी शार्प द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष दुनिया में नेत्रहीनों के लिए पहला स्कूल जो है स्थापित किया गया था। अभी पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने बात की थी भारत में, अभी हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व दुनिया की। तो वो किया गया था दोस्तों 1784 में प्रथम विद्यालय नेत्रहीनों के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में नेत्रहीनों के लिए पहला स्कूल जो है, जो अभी हमने बात की 1784 में, तो वो कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था फ्रांस में। अगला प्रश्न, सारे क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपना रिव्यू ज़रूर बताएं कि आप लोगों के इनमें से कितने क्वेश्चंस जो है करेक्ट कर पाए हैं। और ऐसी ही और क्लासेस के लिए आप एग्ज़ाम तक जुड़ सकते हैं। मैं थ्योरी क्लासेस और क्वेश्चन रोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हेलेन केलर की आत्मकथा है। हेलेन केलर क्या थी, एक बधिरांध महिला थी जिन्होंने सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो BA की डिग्री, स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। हेलेन केलर की आत्मकथा की यदि हम बात करें, आत्मकथा होती है किसी के भी उसके जीवन की जो उसके जीवन के बारे में जो फुल डिटेल्स होती है, उसका जन्म कब हुआ, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धि ग्रहण की, शिक्षा कहाँ से ग्रहण की,
एंड तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो भी डिटेल्स होती है उसे बोलते हैं हम आत्मकथा जीवनी। तो हेलन केलर की यदि आत्मकथा की हम बात करें तो वो थी मेरे जीवन की कहानी, नाम है उनकी आत्मकथा का। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हेलन केलर जो है, हेलन केलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि पहली बधिरांध महिला कौन थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, तो वो थी दोस्तों हेलन केलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रेल लिपि का जो है विकास किया गया था? ब्रेल लिपि के विकास की यदि हम बात करें तो वो किया गया था 1827 में किया गया था। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को आप कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग हो गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्रेल लिपि का जो है आविष्कार किया था? आप लोगों को पता होना चाहिए, लुई ब्रेल है जिन्होंने ब्रेल लिपि का जो है आविष्कार। यदि हम बात करें कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था तो लुईस ब्रेल ने किया था। आप लोगों को पता होना चाहिए लुईस ब्रेल कौन थे। लुईस ब्रेल का जो जन्म है 4 जनवरी को हुआ था और उसी दिन जो है हम ब्रेल दिवस जो है मनाते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोगों को पता नहीं हो तो ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। लुई ब्रेल जो है जन्म से अंधे व्यक्ति नहीं थे। ये जो है 1.5-2 साल की उम्र में इनके पिता लकड़ी का कोई कार्य करते थे तो एक नुकीली चीज़ लकड़ी की इनकी आँख में चल गई थी और उसी समय से ये जो है परमानेंट ब्लाइंड हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि जो है 6 डॉट पे आधारित होती है। इन 6 डॉट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितनी आकृतियां ब्रेल की बनती हैं। शायद ये क्वेश्चन आएगा आगे, पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी DSSB में। तो 63 आकृतियां टोटल इनसे अलग अलग बनती हैं। ब्रेल की बेसिक नॉलेज वाली क्लास भी मैं आप लोगों के लिए एक लेके आऊँगी, हिंदी इंग्लिश मैथ सभी की। अगला प्रश्न, लुई ब्रेल निम्नलिखित में से किस विकलांगता से ग्रसित थे? तो मैंने अभी बताया कि लुई ब्रेल अंधापन यानी ब्लाइंडनेस से ग्रसित थे। अगला प्रश्न, विश्व ब्रेल दिवस मैंने अभी बताया कि जिस दिन लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस हम मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान में केंद्रीय ब्रेल प्रेस की स्थापना जो है की गई? यहाँ पे तो 1951 में की गई थी। ये आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं या कितनी आकृतियाँ जो हैं हम बना सकते हैं 6 डॉट से? अभी मैंने आप लोगों को बताया तो टोटल 63 आकृतियाँ बनती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप दृष्टिबाधिता व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है? केस रीडर, टैप टैप सी, बी माई आईज, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी जो है ब्लाइंड बच्चों के लिए उपयोग में लिए जाने वाले ऐप हैं। अगला, टैप टैप सी ऐप की यदि हम बात करें तो मोबाइल ऐप का उपयोग निम्नलिखित में से किस विकलांगता के लिए किया जाता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया दृश्य हानि, दृष्टिबाधिता या विजुअल इम्पेयरमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए इस ऐप का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्तियों को आसपास के रंग देखने में जो है मदद करता है? ऐसा कौन सा ऐप है? तो वो ऐप है दोस्तों कलर ब्लाइंड पाल फ्री ऐप। क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे ये भी कमेंट करके बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य एड का उदाहरण नहीं है? दृश्य एड्स का मतलब यहाँ पे है कि हम जिन चीज़ों से देख सकते हैं, तस्वीर को हम देख सकते हैं, रेखांकन रेखाएं या कुछ भी प्रिंट किया हुआ, छपा हुआ, लिखा हुआ है उनको हम देख सकते हैं। वीडियो क्लिप को भी हम देख सकते हैं। रेडियो जो है सुनने के लिए होता है तो ये दृश्य ऐड में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे रेडियो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन NI, ये मैंने आपको NIEPPD जिसका पहले का नाम क्या था NIVH, इस पे मैंने राष्ट्रीय संस्थानों पे ऑलरेडी क्लास बना दी है
और NIPVD की जो भूमिका है इसकी बता दी है, बाकी की भी मैं भूमिका जल्दी ही बता दूंगी। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बता दी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हिंदी में देखिए यहाँ पे, दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सी ऑप्शन यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। NIPVD की जो है आप लोग इंग्लिश में आप लोगों ने पहले वाली क्लासेस देखी है तो कमेंट करके बताना कि फुल फॉर्म क्या होगी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का जो है चयन कीजिए। कथन ए, अभिविन्यास किसी के वातावरण में स्वयं को खोजने की क्या है, क्षमता है। गतिशीलता का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। तो ये दोनों ही जो है करेक्ट है। गतिशीलता, चलिशून्यता जिसे मोबिलिटी हम कहते हैं, ब्लाइंड बच्चे को जो हम छड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सिखाते हैं उसे बोलते हैं गतिशीलता। और अभिविन्यास क्या होता है, अभिविन्यास होता है कि ब्लाइंड पर्सन को यदि बोला जाए कि वो कहाँ खड़ा है, प्रॉपर अपनी स्थिति बता पाए खुद को वातावरण में कि मैं इस जगह खड़ा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर स्थिति बता पाए कि इस खंबे के पास खड़ा हूँ जैसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिविन्यास की वो खुद को खोज लेता है कि मैं इस वातावरण में कहाँ पे हूँ। तो ये बोथ करेक्ट है। तो आंसर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए, आँख के पिछले हिस्से को अस्तर करने वाली तंत्रिका परत ब्रैकेट के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम बोलते हैं आइरिस। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि आंखों का हमारा जो कलर होता है, किसी की आंखों का ब्लू, ब्लैक, ब्राउन जो भी कलर होता है वो किसके कारण हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। तो जो आइरिस जिसे हम बोलते हैं उसी के कारण हमारी आंखों का कलर जो है हमें अलग अलग देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन जो मैं भी आप लोगों को करवा रही हूँ ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कौन से, स्पेशल एजुकेशन DSSS PRT में, क्योंकि KVS जो है फर्स्ट बार PRT में स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो ये DSSS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उसके तो है नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्पर्श लेखन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। स्पर्श लेखन प्रणाली के रूप में किसे जाना जाता है, ब्रेल लिपि जो होती है उसे स्पर्श लेखन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का झुकना है क्योंकि ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जाता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। आपने क्लास 10th या किसी भी क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा साइंस में। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, अंदर यदि द्रव है तो प्रकाश की किरण की दिशा मुड़ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए निम्न में से किस भावना का विकास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे सड़क की सतह की ऊंचाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में जो है मदद मिलती है। तो गंध का ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है। सुनवाई की भावना यहाँ पे हो सकती है, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट आंसर जो है यहाँ पे कौन सा होगा, तो वही करेक्ट होगा। स्पर्श की भावना भी है, लेकिन गतिक भावना जो मोबिलिटी, जो उनको चलने की गतिशीलता, अनुस्थिति उनको सिखाई जाती है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो गतिक भावना, ऑप्शन बी यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की शारीरिक गतियों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए संवेदी प्रतिक्रियाओं के एक स्थिति जिसमें नेत्र में लालिमा, खुजली, जलना और बहाव होता है, तो वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं अनुभूति परक प्रेरक। अगला प्रश्न, एक स्थिति, ये दोस्तों वो पीछे वाला क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गया, उसमें वो ये जो नीचे लिख रखा है उसमें वो ये क्वेश्चन है, अभी ये पीछे गया, आप लोग ये देखिए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में, उसका आंसर मैं ये बता रही थी कि आंखें लाल हो जाना, खुजली होना, तो उसमें हो जाएगा ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आंसर करेक्ट होगा। आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, डाउट हो, उसमें कन्फ्यूजन हो गया तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी किसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में नेत्र दबाव जो है बढ़ जाता है।
कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि नेत्र के अंदर जो है आंतरिक दबाव किसके कारण बढ़ जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उस स्थिति को हम बोलते हैं ग्लूकोमा। कि नेत्र के अंदर जो है आंतरिक दबाव किस द्रव के कारण, जो एक द्रव होता है वो इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण आंतरिक दबाव बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद होता है, ये उम्र के साथ होता है। यदि व्यक्ति की एज ज़्यादा हो रही है धीरे धीरे तो आंखों में धुंधलापन सा, जाला सा आ जाता है। मैं कल इसके ऊपर क्लास लेके आऊँगी, VI के ऊपर थ्योरी क्लास प्रॉपर, तो उसमें प्रत्यावर्तन दृष्टि दोष आते हैं, उसके अलावा अन्य दृष्टि दोष आते हैं, तो उन सभी को मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी, तो आप लोग वो क्लास भी ज़रूर देखना। आगे देखिए, प्रत्येक नेत्र में कितनी मांसपेशियां हैं जो गति के समन्वय में जो है सहायता करती है? तो 6 मांसपेशियां होती है प्रत्येक नेत्र में जो गति का समन्वय यानी यदि हम नेत्र को दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी हम इसको लेफ्ट राइट घुमाते हैं तो उसमें समन्वय करने में जो सहायता करती हैं वो कितनी मांसपेशियां होती हैं? 6। अगला प्रश्न, कौन सी 5 संवेदनाएं स्थान विषयक संबंधों, स्थान विषयक कल्पना को समझने में जो है मदद करती है? कौन सी संवेदनाएं स्थान विषयक संबंधों? तो दृष्टि की यदि हम बात करें तो हम देख के ही पता लगाते हैं ज़्यादातर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति नॉर्मल 80 से 85% तक जानकारी जो है देख के ही ग्रहण करता है। हम देख के ही बताते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, किसी चीज़ का यदि बोर्ड लगा है तो हम पर्टिकुलर फट के बताएंगे, किसी को एड्रेस बताना है कि यहाँ पे आ जाओ, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ज़्यादातर तो इसमें जो है परफेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा दृष्टि। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है? आनुवांशिक विकारों से अंधापन नहीं होता है। बधिर अंधे व्यक्ति संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। बधिर यानी जो सुन भी नहीं सकता, अंधा जो देख भी नहीं सकता, वो संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। सत्य कथन यहाँ पे पूछा है। अध्ययन सर्वोत्तम रूप से केवल कक्षा में होता है, जरूरी नहीं। बधिरांध बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये करेक्ट है, क्योंकि जो बच्चे सुन नहीं पाते वो बोल कैसे सकते हैं? बहुत कम रेयर केस होता है कि वो बोल पाए, लेकिन जो व्यक्ति बधिर है वो बोल नहीं पाते हैं, संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए होती है साइन लैंग्वेज। आनुवांशिक विकारों से अंधापन नहीं होता है, तो ये बात गलत है, हो भी सकता है। आज की क्लास है यहीं पे ख़त्म होती है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर, और अगली ऐसी ही क्लासेस और थ्योरी और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी और आप लोगों के जो है इसमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, ठीक, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम स्तर के, और आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है आप लोग जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।